तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो बेटा बात करेंगे अबाउट दी KLB 40 टायर पेपर डिस्कशन, जो कि आज 29 तारीख से आपसे लिया गया। टेस्ट नंबर 6 इट वाज, और केमिस्ट्री में जिस चैप्टर का टेस्ट था इट वाज रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने वही क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर डिस्कशन में सेलेक्ट किए हुए हैं। तो 27 क्वेश्चंस आई हैव सिलेक्टेड, और 23 क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे जो आप आराम से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स गेट गोइंग। उसमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास था, और क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा कि इसमें से कौन से कंपाउंड में क्लोरीन के 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो अगर आप इन सारे कंपाउंड्स में से सिर्फ बात करेंगे अबाउट दी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, तो आप जानते हैं बेटा कि इस कंपाउंड में ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 जो है, इसको जब आप आयोनाइज करते हैं ये आपको देता है Ca2 पॉजिटिव, और ये 2 आयन्स देता है, एनाइंस देता है। एक तो ये Cl नेगेटिव देता है, दूसरा ये देता है OCl नेगेटिव। अगर इस क्लोरीन की बात करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। अगर आप इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी +1, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, क्लोरीन का निकालना है दैट इज़ x। इस पे टोटल चार्ज आपके पास है -1, x विल कम आउट टू बी +1। सो वाहिद ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें 2 क्लोरीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। बाकी जितने भी सारे एटम्स आपके पास थे उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्लोरीन का है बेटा वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दैट्स 52 फॉर यू। इस रिएक्शन में MnO2 MnO4- प्लस Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO2 इस रिएक्शन में पूछा गया है। आपको पता है बेटा कि जो ये रिएक्शन है MnO4- का कन्वर्ट होना, राइट। अगर आप इस रिएक्शन की बात करेंगे, MnO4- कन्वर्ट हो चुका, MnO2 कन्वर्ट हो चुका है इनटू मैंगनीज 2+ एंड वी हैव गॉट MnO4-, राइट। तो अगर हम क्वेश्चन पे नज़र मारेंगे, आपका MnO2 कन्वर्ट हुआ है इनटू मैंगनीज 2+ एंड MnO4-। आपको इक्विवेलेंट मास जो है MnO2 का पूछा गया है। फाइन। तो जब आप इस तरह की रिएक्शन की बात करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे मैंगनीज MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, मगर यहाँ पे मैंगनीज 2+ में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और MnO4- में मैंगनीज +7 में है। जब एक ही एलिमेंट के एटम्स इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस भी हो जाएं, ऑक्सीडाइज भी हो जाएं, इस रिएक्शन को आप डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। और डिसप्रपोर्शनेशन में या किसी भी रिएक्शन में एक सबस्टेंस का इक्विवेलेंट मास जो है वो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय उसका वैलेंस फैक्टर। बट व्हेन इट कम्स टू डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, उनमें वैलेंस फैक्टर निकालने के लिए आपको एक सिंपल फार्मूला यूज़ करनी पड़ती है, दैट इज़ N1 × N2 डिवाइडेड बाई N1 + N2। जबकि N1 जो होता है इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन ऑक्सीडेशन, N2 इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन रिडक्शन, और वही आपको अलग अलग देखना है। तो यहाँ पे जब MnO2 Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये रिडक्शन है, एंड दिस इज़ 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पर मॉलिक्यूल, तो आपका N1 का वैल्यू है 2 इंटू MnO2 जब MnO4- में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे मैंगनीज +4 से +7 में कन्वर्ट हो रहा है। सो देयर इज़ 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, सो N2 का वैल्यू बनेगा 3। सो दिस इज़ 2 × 3 डिवाइड बाई 2 + 3, राइट। तो ये बनेगा आपका 6/5। ये तो वैलेंस फैक्टर हो गया 6/5। तो इक्विवेलेंट मास जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 6/5। वही आपके पास आएगा 5m डिवाइडेड बाई 6, दैट हैज़ टू बी योर आंसर। अगर हम ऑप्शंस में जाएंगे बेटा, दिस इज़ 5m/6, जो कि आपके पास बेटा लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I'll be talking about the next one, that's question number 54. MnO4- is a good oxidizing agent in different media, changing from MnO4- कभी कन्वर्ट होता है टू मैंगनीज 2 पॉजिटिव, कभी कन्वर्ट होता है MnO4- में, और कभी कन्वर्ट होता है MnO2 में, राइट, और कभी कन्वर्ट होता है इनटू Mn2O3।
आपको पूछा गया है इन सारी रिएक्शंस में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, राइट। तो बहुत सिंपल बात है, तो किसी रिएक्शन में MnO4 माइनस जो है वो मैंगनीज 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, किसी रिएक्शन में यही MnO4 माइनस जो है वो MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट हुआ, किसी रिएक्शन में यही MnO4 माइनस जो है वो MnO2 में कन्वर्ट हुआ, और कभी यही MnO4 माइनस जो है बेटा वो Mn2O3 में कन्वर्ट हुआ। आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज यहाँ पे इवालुएट करें बेटा, तो मैंगनीज MnO4 माइनस में मैंगनीज +7 में था, लेकिन यहाँ पे +2 में है, सो देयर इज़ 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। मैंगनीज +7 से यहाँ पे +6 है, तो देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। वहाँ पे मैंगनीज +7 में है, यहाँ पे +4 में है, सो देयर इज़ 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। और Mn2O3 में 3 में है, सो +4 +7 से +3 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है बाय 5, 1, 3 and 4. 5, 1, 3 and 4. It has to be option number 3. Let's get going and we talk about the next one, that's question number 56. Which of the following chemical reactions depict the oxidizing behavior of H2SO4? तो इनमें से उसी रिएक्शन में H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जहाँ पे H2SO4 की रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो डिक्रीज होगा, और आपके पास सिर्फ एक रिएक्शन ऐसी है जहाँ पे सल्फर जो है बेटा वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होने का मतलब यह है कि रिडक्शन हो चुका है। सो दिस इज़ द ओनली रिएक्शन जहाँ पे H2SO4 जो है बेटा उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर सामने आ रहा है। बाकी सारी रिएक्शंस में देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट कंटिन्यूज टू बी +6। दिस इज़ द ओनली रिएक्शन जहाँ पे सल्फर जो है +6 से +2 में आ चुका है, सो +4 में आ चुका है, सो इट इज़ बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। Let's get going to the next one. It's question number 57. Question आपसे कहता है consider the following reaction. MnO4 minus plus we have Y times oxalate plus we have Z times H positive. It gives me this, this and this. Question आपसे पूछता है X, Y और Z का वैल्यू बताइए। आप जब बैलेंसिंग की बात करते हैं बेटा, तो बैलेंसिंग में हाँ, तो ये आपके पास रिएक्शन जो है दैट्स MnO4 माइनस, ये रिएक्ट करता है बेटा ऑक्सीलेट के साथ C2O4 2 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। इसका कोएफिशिएंट है X, इसका कोएफिशिएंट है Y, इसका कोएफिशिएंट है Z, वो आपको पूछा गया है। तो जब आप इन कोएफिशिएंट्स को बैलेंस करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करिए उन एटम्स का जिनका चेंज हो रहा है। सो मैंगनीज यहाँ पे +7, कार्बन यहाँ पे +3। ऑन द प्रोडक्ट साइड आपका मैंगनीज जो है बेटा वो +2 में कन्वर्ट हो चुका है, और आपका जो ऑक्सीलेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। बिसाइड्स आपको यहाँ पे वाटर भी मिला हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो +4 में है, तो एक तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, दूसरा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, फाइन। तो अब अगर आपको देखना है कि यहाँ पे बैलेंस को केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि पर मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस कितना रिडक्शन है। सो +7 to +2 मीन्स देयर इज़ 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, एंड ऑक्सीलेट में कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, सो 2 कार्बन पर मॉलिक्यूल +3 से +4 में जा रहा है, सो देयर इज़ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पर मॉलिक्यूल। तो उसके बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए इन नंबर्स को क्रॉस करना पड़ता है। सो 2 से MnO4 माइनस को मल्टीप्लाई किया, 5 से ऑक्सीलेट को मल्टीप्लाई किया, तो आपकी रिएक्शन बनेगी बेटा 2 MnO4 माइनस प्लस वी हैव 5 टाइम्स C2O4 2 माइनस, राइट, प्लस वी हैव गॉट H पॉजिटिव। देखते हैं कि H पॉजिटिव कितने लगेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज़ मैंगनीज 2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस वी हैव गॉट CO2 प्लस वी हैव गॉट H2O। सो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के बाद आप उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। तो मैंगनीज 2 थे ऑन द रिएक्टेंट साइड, देयर शुड बी 2 मैंगनीज ऑन द प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे कार्बन हमारे पास 10 थे, इट हैज़ टू बी 10 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। वो एटम्स बैलेंस होने के बाद जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, आप उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जिनका चेंज नहीं हुआ। उसमें पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड आपके पास है बेटा 4 2 are 8 और 5 चुके 20 यानी कि 28। ऑन द प्रोडक्ट साइड यू हैव 10 2 are 20 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे एक ही है, तो इट शुड बी 8 टाइम्स, राइट। जब आपने वाटर 8 टाइम्स ले लिया, अब जाके प्रोडक्ट साइड में आपके पास 28 ऑक्सीजन बराबर आ गए। उसके बाद हाइड्रोजन की बारी आती है, यहाँ पर हमारे पास 8 दूनी 16 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही है, तो इट शुड बी 16 टाइम्स H पॉजिटिव, फाइन।
सो आपके पास z का वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी 16, y का वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी 5, x का वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी 2. तो योर आंसर हैज़ टू बी 2, 5 and 6, 2, 5 and 16. It has to be 2, 5 and 16. So that makes it option number 3. चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड वी हैव गॉट द नेक्स्ट वन on the list. That's question number 61. The reaction Cl2 giving Cl negative plus ClO3 minus is, it has to be disproportionation, because you know कि जब भी किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट के एटम्स इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज भी हो जाएं और रिड्यूस भी हो जाएं, ये दिस क्लोरीन हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 0 to -1, दिस क्लोरीन हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 0 to +5. सो एक ही एलिमेंट के एटम्स दैट इज़ क्लोरीन इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ 0 ऑक्सीडाइज भी हुए, रिड्यूस भी हुए, ऐसी रिएक्शन को बेटा कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 62 और क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. आपको पता है बेटा कि क्लोरीन जो है उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट्स -1 और इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7. लाइक द अदर हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन इट हैज़ गॉट दिस रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो 0 जो है ये एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है. फ्रॉम हेयर इट कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट कैन बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल. और अगर आप पिछले क्वेश्चन की बात करेंगे 61 में तो वहाँ पे क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो चुका था, रिड्यूस भी हो चुका था. सो दैट वे इट हैज़ टू बी क्लोरीन विच कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग. बात करते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 66 नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfite ions in the acidic medium. So again, this question is about the balancing. तो आपके पास KMnO4 मतलब MnO4 माइनस, क्योंकि जब ये रिएक्ट करता है MnO4 माइनस रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है सल्फाइट आयन के साथ. सल्फाइट होता है SO3 माइनस इन एसिडिक मीडियम, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, राइट. ये एसिडिक मीडियम में मैंगनीज़ हमेशा अपना प्रोडक्ट बनाता है मैंगनीज़ 2 पॉजिटिव और सल्फाइट जो है ये ऑक्सीडाइज होता है टू सल्फेट. अब जहाँ तक बैलेंसिंग की बात है बेटा, यहाँ पे मैंगनीज़ एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ तो इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया. और सल्फाइट में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे +4 है वहीं पे सल्फेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो ये आपके पास हो गया 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन. सो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन को बराबर करने के लिए आप जानते हैं इस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 से बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 MnO4 माइनस या 2 KMnO4 प्लस वी हैव 5 टाइम्स सल्फाइट SO3 माइनस, राइट. सो दैट मीन्स 2 मोल जो KMnO4 के हैं वो 5 मोल सल्फाइट को ऑक्सीडाइज करता है या उसके साथ रिएक्ट करता है. अब ये कहता है 1 मोल ऑफ सल्फाइट के साथ KMnO4 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे. चूँकि 5 मोल सल्फाइट के साथ 2 मोल KMnO4 रिएक्ट करते हैं, 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली 2/5 मोल्स, राइट. सो 2/5 मोल्स इट हैज़ टू बी ऑप्शन सेकेंड. आगे चलिए. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज क्वेश्चन नंबर 72 जहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है. एंड दैट क्वेश्चन नंबर 72 इज ए कंपाउंड ऑफ xenon एंड फ्लोरीन is found to have 53.5% of xenon. What is the oxidation number of xenon in this compound? जब आपको बेटा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो और परसेंटेज दिया हो तो तरीका ये होता है बेटा दैट यू मस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट, राइट. सो आप क्या करेंगे, आप जीनॉन के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, आप फ्लोरीन के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. क्योंकि इसमें जीनॉन जो था वो 53.4% था. सो व्हाट यू विल डू इज़ दैट यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जीनॉन. वो कैसे होगा, दैट विल बी गिवन मास, क्योंकि 53.4% मतलब इसका 53.4 ग्राम कंसिडर करोगे, डिवाइडेड बाई जीनॉन का एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है. बाकी जो परसेंटेज बचा 100 में से वो ऑब्वियसली फ्लोरीन का है, तो 53.4 में से जो बाकी बचा दैट विल बी 46.4, राइट. और इतना अमाउंट जो है बेटा वो असल में मास कंसिडर करोगे आप फ्लोरीन का, और इसका एटॉमिक मास अगर आप फ्लोरीन का एटॉमिक मास इसको डिवाइड करोगे, यू नो फ्लोरीन का एटॉमिक मास आपके पास होता है 19 आई सपोज, राइट. तो जब आप इसको
डिवाइड करेंगे बेटा, यहाँ से आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन, यहाँ से आपको मिलेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिनॉन। जिनॉन का एटॉमिक मास देख लीजिए, आई डोंट रिमेंबर दैट, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास जो जिनॉन के नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, सपोज दे कम आउट टू बी 0.1 या फॉर एग्जाम्पल 0.4, और आपके पास फ्लोरीन के जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे कम आउट टू बी 1.6। सो आप ये देख सकते हैं बेटा कि जिनॉन के कंपैरिजन में फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स 4 टाइम्स है। दैट मीन्स इनका जो मोलर रेशो रहेगा दैट विल बी 1:4। तो ये आपके पास कंपाउंड का फॉर्मूला निकला। अब जब फॉर्मूला निकली ऑक्सीडेशन स्टेट जिनॉन का निकालना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो सिंपल तरीका कि परसेंटेज को आप ट्रीट करिए एज द मासेस ऑफ द रेस्पेक्टिव एलिमेंट, जैसे आप एम्पायरिकल फार्मूला में करते थे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालिए दोनों एलिमेंट्स के, जिनॉन के भी फ्लोरीन के भी, जैसे आप एम्पायरिकल फार्मूला में करते थे। दोनों का मोलर रेशो निकालिए जैसे एम्पायरिकल फार्मूला में करते थे। जो ही आपको एम्पायरिकल फार्मूला पता चला वहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। तो सिंपल थिंग इज दैट यू नीड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। I'll just move on to question number 73 now. Atomic number of an element is 22. Highest oxidation state exhibited by it in its compounds is. So आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 22 है। आप जानते हैं बेटा कि कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, देन वी हैव स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, देन वी हैव टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 22, राइट। सो अगर एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का 22 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लेंगे बेटा वो बनेगा आर्गॉन 18। यहाँ तक आपका 3p6 कंप्लीट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s2 में, ये बनेगा 4s2। फिर जाते हैं 3d में, 3d में जाएंगे इसके 2। क्योंकि आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस एस सबशेल, यानी कि ns उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टी डी सबशेल उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 + 2 कितना हो गया 4। तो हाईएस्ट इसका +4 होना चाहिए। इट हैज़ टू बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 ऑन द लिस्ट। In certain reactions, ferrous oxalate gets oxidized to ferric iron and carbon dioxide. Equivalent mass of ferrous oxalate आपको पूछा गया है। जहाँ तक ferrous oxalate की बात है, ferrous means Fe2 पॉजिटिव, oxalate जो होता है that is C2O4, राइट। तो ऑक्सीलेट पे आपको पता चार्ज होता है -2, और जाहिर सी बात है आयरन पे चार्ज होगा +2। इस कंपाउंड को फेरस ऑक्सीलेट कहते हैं। क्वेश्चन वहीं से कहता है ये रिएक्शन में Fe3 पॉजिटिव बनाता है और इसका ऑक्सीलेट पार्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पूछा है बेटा इसका इक्विवेलेंट मास फेरस ऑक्सीलेट का क्या बनेगा। इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको पता है कि इसकी वैलेंस या वैलेंस फैक्टर आपको पता होना चाहिए। अगर वैलेंस फैक्टर देखा जाए इसके एक मॉलिक्यूल से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो उसका वैलेंस फैक्टर बनता है। जब इसमें आयरन +2 से +3 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। इसमें दोनों कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जो कि आप ऑक्सीलेट के बारे में जानते हैं, लेकिन ये दोनों कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, जहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। तो 2 कार्बन +3 से +4 +3 से +4 में जाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे बेटा, और कुल मिला के इसका एक मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो वैलेंस फैक्टर बनेगा 3, इक्विवेलेंट मास बनेगा बेटा m/3। सो मोलिकुलर मास डिवाइड बाई 3, दैट्स द इक्विवेलेंट मास। इट हैज़ टू बी ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद ऑन द लिस्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। If equal volumes of 1 molar KMnO4 and 1 molar potassium dichromate solutions are allowed to oxidize iron 2 to iron 3 in acidic medium, then iron second oxidized will be more by KMnO4, more by K2Cr2O7 equal in both the cases। ये फिर से बेटा आपका जो है बैलेंसिंग से डिसाइड होगा कि आयरन जो है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा कौन लगेगा, ठीक है। तो आपको जहन में होगा कि जब हम KMnO4 की बात करेंगे, MnO4- की बात करेंगे, एसिडिक मीडियम में इसका एक मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और आपका आयरन जो है वो +2 से +3 में कन्वर्ट होते हुए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो एक MnO4 को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक आयरन लेकिन आपको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो आई कैन से कि 5 मोल Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा 1 मोल ऑफ KMnO4, राइट। 1 मोल ऑफ KMnO4 जो है 5 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन जब हम डाइक्रोमेट की बात करते हैं K2Cr2O7,
आपको पता है कि रिएक्शन के दौरान ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनाता है और आयरन 2 प्लस को ये ऑक्सीडाइज करता है टू आयरन 3 प्लस, राइट। तो चूंकि इसके 1 मोल को 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसके लिए आपको बेटा 6 मोल ऑफ आयरन चाहिए। सो आई कैन से कि अगर हम 1 मोल KMnO4 की बात करेंगे, ये सिर्फ 5 मोल आयरन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन अगर हम 1 मोल K2Cr2O7 की बात करेंगे, वो 6 मोल आयरन के साथ रिएक्ट करता है। तो क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा, देन आयरन सेकेंड विल बी ऑक्सीडाइज्ड मोर बाय KMnO4 मोर बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का है वो 6 आयरन 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है। सो आयरन 2 पॉजिटिव विल बी मोर ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोलर KMnO4, 1 molar potassium dichromate as compared to 1 molar KMnO4. चलिए, next on the list that will be question number 78. Equivalent mass of iron in Fe2O3 is. जब हम Fe2O3 की बात करेंगे बेटा, चूंकि इसने इसकी किसी रिएक्शन के बारे में नहीं कहा है कि ये किस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए इस कंपाउंड को सीधा ट्रीट करेंगे आप कि इस कंपाउंड की वैलेंसी क्या है। वही जो है बेटा आपको इक्विवेलेंट मास, इसमें इस कंपाउंड में आयरन की वैलेंसी क्या है वही आपको आयरन का इक्विवेलेंट मास बताएगा। चूंकि ये फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी है 3, तो दैट वे जब आप इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ आयरन, दैट इज 56 डिवाइडेड बाय आयरन की वैलेंसी इन द कंपाउंड दैट्स 3, दैट कम्स आउट टू बी 18.6। सो दिस हैज़ टू बी ऑप्शन 3। आगे चलते हैं। 78 के बाद आपके पास है ऑन द लिस्ट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 80, द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ C1, C2 एंड C3 इन प्रोपाइन। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, तो ये आपके पास ये स्ट्रक्चर है प्रोपाइन का, दिस इज CH, देन वी हैव गॉट ट्रिपल बॉन्ड C, देन वी हैव गॉट सिंगल बॉन्ड CH3, फाइन। अच्छा, अब आपको पता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन्स के बगैर कोई है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्लस आई माइनस आई ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखें बेटा, ये जो CH मेरे पास है, तो इस CH में इस हाइड्रोजन की वजह से चार्ज आएगा -1, सो कार्बन नंबर 1 पे -1। इस वाले कार्बन को यहाँ से भी कार्बन और लेफ्ट साइड से भी कार्बन, इस पे चार्ज आएगा 0, और इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन की वजह से चार्ज आएगा -3। इट शुड बी -1, 0 एंड -3, सो दैट कम्स आउट टू बी ऑप्शन फर्स्ट। चलिए, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज क्वेश्चन नंबर 84। What is the oxidation state of sulfur in Carrot's acid? चूँकि ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि आपको फॉर्मूला जहन में होनी चाहिए। यू नो कि आपके पास सल्फर के दो जो है एक्सेप्शनल एसिड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट। एक आपके पास है कैरोज एसिड जिसकी फार्मूला आप लिखते हैं बेटा H2SO5, और दूसरा आपके पास है मार्शल्स एसिड जिसकी फार्मूला आप लिखते हैं H2S2O7, राइट। बहरहाल इनमें से आपको कैरोज एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, तो आपको याद है बेटा कि जो भी एक्सेप्शनल कंपाउंड सल्फर के हैं जिनमें पेरोक्साइड लिंकेजेस मौजूद होती हैं, वहाँ पे सल्फर हमेशा अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, दैट्स +6, सो दैट हैज़ टू बी योर आंसर। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर के एतबार से देखें, इट इज़ S डबल बॉन्ड O, देन वी हैव गॉट OH, देन वी हैव गॉट OOH। और अगर आप सल्फर के अराउंड बॉन्ड टू बॉन्ड जाएंगे तो बॉन्ड टू बॉन्ड टोटल चार्ज जमा करिए, दैट विल कम आउट टू बी +6। तो दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोज एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 ऑन द लिस्ट। In the reaction this 3 times CO plus we have twice NH3 gives N2 plus 3 times H2 plus Cu. The change of NH3 to N2 involves, right? तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, यहाँ पे है 0। लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स -3 to 0 जो है वो ऑब्वियसली लॉस है, राइट। लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ऑफ N2 फॉर्म। जब N2 का 1 मोल बनता है तो यहाँ पे कुल मिला के बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस होता है, क्योंकि एक नाइट्रोजन जब -3 से 0 में जाएगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज़ करेगा। लेकिन जब यहाँ पे आपके पास 1 मोल ऑफ N2 बनता है तो 2 नाइट्रोजन बनते हुए -3 से 0 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। सो बेटर इज 6 लॉस ऑफ 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ऑफ N2, यस लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल ऑफ N2।
ट्रीटेड एज पर मॉलिक्यूल ऑफ N2, अदरवाइज इट शुड बी, जब पर मोल की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 मोल आना चाहिए, ठीक है। इट हैज़ टू बी ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलते हैं। वी हैव गॉट ऑन द लिस्ट क्वेश्चन नंबर 88। सो इन दिस रिएक्शन आपको बेटा Z पूछा गया है। आप जानते हैं कि जब भी MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, it always results in the formation of manganese 2 positive, so it has to be your answer, that's option first। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 ऑन द लिस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 89 की जब आप बात करेंगे बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका बैलेंसिंग पे है और ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको इन कोएफिशिएंट्स का सम पूछा गया है। आपको पता है बेटा कि जब भी आप किसी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करें, इस रिएक्शन को हमेशा उल्टा करके, रिवर्स करके बैलेंस किया जाता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है उसको एज रिएक्टेंट लिखेंगे आप, ठीक है। सो उसके बाद जो आपका रिएक्टेंट है वो आपका प्रोडक्ट बनेगा। सो गो P4 प्लस वी हैव OH नेगेटिव प्लस वी हैव गॉट H2O, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बेटा यहाँ पे फॉस्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 में कन्वर्ट हो रहा है, सो दिस इज़ 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे फॉस्फोरस +1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, सो देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। फिर उसके बाद आपको पता है क्योंकि इसका एक पार्टिकल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, मगर यहाँ पे तो 3 गेन करने हैं, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास रिएक्शन बनेगी PH3 प्लस वी हैव 3 टाइम्स H2PO2-, it gives me this is P4 plus we have OH negative plus we have got H2O। उसके बाद बेटा हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ऑन द प्रोडक्ट साइड एज वेल। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के बाद आप उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, दैट्स ओनली फॉस्फोरस। रिएक्टेंट साइड से 3 और 1 4, यहाँ पर ऑलरेडी 4। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 दूने हमारे पास है 6, यहाँ पर हमारे पास बेटा सिर्फ 1 है और यहाँ पर हमारे पास जो है 1 और 1 हो गए 2। चलो हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास 6 और 3 कितने हो गए 9। सो अगर हम इनको बैलेंस करने की कोशिश करें बेटा, सो वी नीड टू हैव 3 to 6 ऑक्सीजन्स इन टोटल, 6 ऑक्सीजन्स इन टोटल। सो इफ़ वी टेक दिस वन एज 4 टाइम्स, तो ये बनेगा 4, हमारे पास बचेंगे 5 यहाँ पे, लेकिन उससे हमारा हाइड्रोजन आएगा 8 और 5 हो गए 13, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 3 दूने 6, 6 और 3 है 9। So we have to use hit and trial here, right? अगर हम इसको 3 टाइम्स लेते हैं तो ये बनेगा 6, अगर हम इसको 3 टाइम्स लेते हैं, हाँ। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊँ कि OH नेगेटिव को बैलेंस करने का तरीका क्या है, वो ये है। यहाँ पे बैलेंसिंग के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना है that magnitude of charge on the reactant side that should be equal to magnitude of charge on the product side, क्योंकि यहाँ पे 3 नेगेटिव है तो on the product side there should be also 3 नेगेटिव। that's why मैं OH नेगेटिव को लेता हूँ 3 टाइम्स OH माइनस। जब अब मैंने इसको 3 टाइम्स लिया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आए, 6 यहाँ पे आओगे हमारे 9, ये हो गए 6, 6 और 3 हो गए 9। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस हो चुका है, ठीक है। सो हमारे पास बेटा हमें पूछा गया था x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू बताइए। तो z हमारे पास H2PO2 का कोऑफिशिएंट था, y हमारे पास वाटर का कोऑफिशिएंट था और OH नेगेटिव का कोऑफिशिएंट हमारे पास x था, ठीक है। सो इट्स 3 प्लस 3 जो है दैट कम्स आउट टू बी 9। इट हैज़ टू बी ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 ऑन द लिस्ट। VO plus Fe2O3 gives FeO plus V2O5, equivalent mass of V2O5 आपको पूछा गया। तो अगेन जब आपको बेटा इक्विवेलेंट मास किसी प्रोडक्ट का पूछा जाए, फिर से रिएक्शन को उल्टा करो, तो रिएक्शन बनेगी V2O5 प्लस वी हैव गॉट FeO, इट गिव्स मी VO प्लस वी हैव गॉट Fe2O3, फाइन। तो यहाँ पे देखिए वेनेडियम जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दोनों वेनेडियम, और यहाँ पे वेनेडियम जो है वो +2 में है। तो जब वेनेडियम +5 से +2 में आता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है पर एटम, मगर पर मॉलिक्यूल अगर देखा जाए यहाँ पे तो 2 वेनेडियम है। सो 2 वेनेडियम +5 से +2, +5 से +2 में जाते हुए 3 और 3 जो है बेटा वो 6 इलेक्ट्रॉन्स कुल मिला के गेन करेंगे। सो जब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए तो वैलेंस फैक्टर बनेगा 6, इक्विवेलेंट मास बनेगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6, दैट हैज़ टू बी कॉल्ड एज द इक्विवेलेंट मास। 90 के बाद ऑन द लिस्ट हमारे पास है बेटा 91। फिर से यहाँ पे इक्विवेलेंट मास जो है वो AS2S3 का पूछा गया है।
तो AS2S3 में आपको बस इतना देखना है कि पर मॉलिक्यूल यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। तो अगर हम AS2S3 की बात करेंगे, दैट इज आर्सेनिक सल्फाइड, ये कन्वर्ट हुआ है इनटू आर्सेनेट ASO4 3- और इसका प्रोडक्ट बन चुका है SO4 2-। ठीक है, बाकी आर्सेनिक या सल्फर कहीं तो है नहीं। अब अगर आप सल्फाइड की बात करेंगे, इसका चार्ज होता है -2, 3 सल्फर का चार्ज टोटल में बनेगा -6, उसकी वजह से 2 आर्सेनिक पे आएगा +6, पर आर्सेनिक आएगा +3। ऑन द प्रोडक्ट साइड अगर आप आर्सेनेट में आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दैट कम आउट टू बी +5, और अगर आप सल्फर का निकालेंगे दैट कम आउट टू बी +6। अब देखिए यहाँ पे 3 सल्फर जो है वो -2 से +6 में जा रहे हैं। -2 से +6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन पर एटम, मगर 3 एटम्स की वजह से 24 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 आर्सेनिक है जो +3 से +5 में जाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, लेकिन 2 आर्सेनिक 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। 24 + 4 जो है दैट मेक्स इट 28। सो इक्विवेलेंट मास शुड बी मोलिकुलर मास डिवाइड बाई 28, दैट मेक्स सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 91। उसके बाद 92 भी मैंने लिया हुआ है। A solution of 10 ml of M/10 FeSO4 was titrated with KMnO4 solution in acidic medium. The amount of KMnO4 used will be। जब भी आप कंप्लीट रिएक्शन की बात करते हैं, कंप्लीट टाइट्रेशन की बात है, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट लगता है बेटा कि जो मिली इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिएक्ट करते हैं, दे आर एक्चुअली इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन। अब अगर आप मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, तो वो आपके पास है KMnO4, और KMnO4 जो है उसके बारे में आपको पूछा गया है कितने मिली इक्विवेलेंट्स इसके रिएक्ट करेंगे। ठीक है, वो फिलहाल निकालेंगे। इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और आपको पता है कि मिली इक्विवेलेंट फासम बराबर वैलेंस फैक्टर इनटू वी हैव मोलैरिटी इनटू वी हैव वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। सो FeSO4 इसमें आयरन होता है +2, और जब भी फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होता है बेटा, यह हमेशा बनाता है फेरिक सल्फेट, जहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। तो यहाँ पे पर मॉलिक्यूलर फेरस सल्फेट जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होने का मतलब ये हुआ वैलेंस फैक्टर बनेगा 1। अब जब उसका वैलेंस फैक्टर बन गया बेटा 1, इनटू उसकी मोलैरिटी दी है M/10, M/10 मतलब 1/10, इनटू उसका वॉल्यूम जो है वो भी आपको दिया हुआ है 10 ml। सो इट कम्स आउट टू बी 1 मिली इक्विवेलेंट। तो आपको देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन से केस में 1 मिली इक्विवेलेंट बनता है KMnO4 का। ठीक है, ज़रा हम एक चीज़ करें, रैंडमली जो है एक ऑप्शन की हम बात करेंगे, वो आपके पास है, चलो ऑप्शन 4 की ज़रा बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 में आपको पता है कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 जो है वो उसका वैलेंस फैक्टर बनेगा। KMnO4 का वैलेंस फैक्टर एसिडिक मीडियम में आपको पता है दैट्स 5, इनटू उसकी मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल हम ये वाला लेंगे, इसकी मोलैरिटी है 0.02, 0.02 आई कैन राइट 2/100, 2/100 इनटू वी हैव गॉट उसका वॉल्यूम दैट्स 10 ml, राइट। ये 0 हमारा ख़त्म हो गया, ये बनेगा 5(1R) 5(2R). 0.2 डिवाइड बाई 2 जो है वो आपके पास बनेगा 0.1। नहीं, हमारे पास ऑन द प्रोडक्ट साइड जो है वो 1 मिली इक्विवेलेंट था, लेकिन ऑन द रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 मिली इक्विवेलेंट आना चाहिए, राइट। इसी तरह से आप एक एक ऑप्शन यहाँ पे चेक करेंगे। ज़रा ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, 10 ml ऑफ 0.5 मोलर, राइट। देखते हैं कि यहाँ पे कितने मिली इक्विवेलेंट्स हमारे पास आते हैं। तो इसमें आपके पास वैलेंस फैक्टर बनेगा 5, इनटू मोलैरिटी जो है दैट इज़ 0.5, दैट मीन्स 5/10, इनटू वॉल्यूम जो हमारे पास है दैट हैज़ बीन गिवन टू बी 10 ml, राइट, 10 ml। ये कैंसिल आउट हुआ, 5 और 25 फिर से बराबर नहीं हुआ। तो आप बाकी 2 ऑप्शंस में प्लीज़ क्रॉस चेक करिए मिली इक्विवेलेंट्स, जहाँ पर भी 1 आएंगे इसका KMnO4 का, तो अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं बेटा कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास होगा। आगे चलते हैं, 92 के बाद हमारे पास है 93। डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। नो, जब KClO3 रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये बनाता है KCl और बनाता है आपका ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे क्लोरीन +5 में है, यहाँ पे क्लोरीन -1 में है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया।
आपको पता है कि जब विद इन द मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट के एटम्स रिड्यूस भी हो जाए, ऑक्सीडाइज भी हो जाए, इट कैन ईदर बी इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेशन। मगर डिस्प्रपोर्शनेशन होने के लिए एक ही एलिमेंट के एटम्स इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाते हैं, मगर यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाते हैं। सो इट कैन नॉट बी डिस्प्रपोर्शनेशन, इट हैज़ टू बी इंट्रामोलिक्यूलर, राइट। तो फर्स्ट असर्शन आपके पास है, ये एग्जाम्पल है डिस्प्रपोर्शनेशन की, नहीं, इट्स एन इंट्रामोलिक्यूलर। फिर क्या कहता है, फॉर ए स्पीशीज टू अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन सेंट्रल एटम मस्ट बी इन सम इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द परफेक्ट कंडीशन फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन। सो रीजन इज ट्रू, मगर असर्शन हमारे पास गलत है। सो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, इट हैज़ टू बी ऑप्शन 4। उसके बाद आपके पास है ऑन द सीरियल, इट इज क्वेश्चन नंबर 97। Question number 97. Okay. 6 moles of I2 undergo disproportionation. तो जब आपका I2 disproportionate हो जाता है तो ये इसमें से ये आपके पास 6 मोल है, ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है कि इसमें से जो 5 मोल्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, और रिडक्शन के दौरान यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुल मिला के इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कहता है कि जो बाकी 1 मोल बचा वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाकी जो 6 मोल्स में से 5 मोल रिड्यूस हो रहे हैं, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी 1 मोल I2 का बचा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि रिडॉक्स रिएक्शंस का उसूल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। सो अगर एक ही मोल I2 ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट मीन्स वो 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्योंकि यहाँ पे तो आयोडीन 0 में है, तो अगर एक आयोडीन एटम को 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि I2 मॉलिक्यूल को तो 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने, तो I2 को 10 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये है कि एक आयोडीन को 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने। अगर एक आयोडीन एटम 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको जाना पड़ेगा फ्रॉम 0 to +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयोडाइज्ड ऑक्सीजन का होना चाहिए दैट हैज़ टू बी +5। चलिए आगे चलते हैं। वी टेक क्वेश्चन नंबर 98। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4- इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक मीडिया आर इन द रेशियो, राइट। तो आपको पता है कि जब इक्विवेलेंट मास हम लेते हैं MnO4- का इन न्यूट्रल इन एसिडिक मीडियम, राइट, इट इज़ बेसिकली इसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय उसका वेलेंस फैक्टर एसिडिक मीडियम में होता है 5। उसके बाद न्यूट्रल मीडियम में वेलेंस फैक्टर होता है 3। उसके बाद एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में वेलेंस फैक्टर होता है 1। सो अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे दैट शुड बी 5:3:1। इट हैज़ टू बी ऑप्शन 2। आगे बात करते हैं, इट्स क्वेश्चन नंबर 99, गुड वन। टाइट्रेशन टर्म्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। Substance to be analyzed or to be determined, it is statement 1. Reagent of known concentration, it is statement 2. The point at which the indicator changes its color, right? तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है बेटा, सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड जो है उसको हम कहते हैं, या तो हम उसको कहते हैं टाइट्रंड या उसको बोलते हैं टाइट्रेट, या तो बोलते हैं टाइट्रंड, नॉट टाइट्रंट, टाइट्रंड, या तो बोलते हैं टाइट्रेट, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एनालाइज करनी पड़ती है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन होती है। तो पहला जो आपके पास है दैट शुड बी टाइट्रेट, दैट शुड बी टाइट्रेट, राइट। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जो है रिएजेंट ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोलते हैं टाइट्रंट, टाइट्रंट। तो आपको देखना है कौन सी कॉम्बिनेशन में पहला है टाइट्रेट और दूसरा है टाइट्रंट। पहला है टाइट्रेट और दूसरा है टाइट्रंट, वो हमारे पास 2 में है। उसके बाद द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंज इट्स कलर, उसको बोलते हैं बेटा एंड पॉइंट, ना कि इक्वेलेंस पॉइंट। इक्वेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, जो मिली इक्वेलेंट्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के या कोई भी और रिएजेंट होगा, दे आर बेसिकली इक्वल। इक्विवेलेंस पॉइंट पे जितने मिली इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर एग्जांपल रिएक्ट कर चुके होंगे, उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट के भी रिएक्ट कर चुके होंगे। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है कि अभी कलर नहीं दिखेगा, अभी नहीं पता चलेगा कि रिएक्शन खत्म हो चुकी है, अभी नहीं पता चलेगा कि रिएक्शन का एंड पॉइंट आ चुका है। एंड पॉइंट आने के लिए हमें इंडिकेटर ऐड करना पड़ता है, या इंडिकेटर ऑलरेडी सोल्यूशन में अगर मौजूद भी होगा तो हमें इंडिकेटर के साथ थोड़ा सा और रिएजेंट का एक ड्रॉप ऐड करना पड़ता है। उसके बाद वो इंडिकेटर उस एक्स्ट्रा रिएजेंट के साथ कलर दिखाता है और हमें समझ आता है कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो द पॉइंट एट विच इंडिकेटर चेंज इट्स कलर, दैट्स नॉट द
इक्वेलेंस पॉइंट, इक्वेलेंस पॉइंट पे कलर चेंज नहीं होता, उस वक्त सिर्फ नंबर ऑफ मिली इक्वेलेंट्स बराबर बराबर रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास सिर्फ जो है बेटा कलर तभी चेंज होता है जब एंड पॉइंट आता है। सो इट हैज़ टू बी टाइट्रेट, टाइट्रेंट एंड एंड पॉइंट। आगे बात करते हैं लास्ट वन। 80 ml of KMnO4 solution reacts with 3.4 grams of sodium oxalate in acidic medium. Molarity of KMnO4 solution is, again ये आपके पास बेटा इक्वेलेंस पॉइंट का क्वेश्चन है, मिली इक्वेलेंट्स जो है KMnO4 के, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास बेटा एट इक्वेलेंस पॉइंट जो मिली इक्वेलेंट्स KMnO4 के रिएक्ट कर चुके होंगे, दे विल बी इक्वल टू मिली इक्वेलेंट्स ऑफ सोडियम ऑक्सलेट Na2CO4.2 टाइम्स H2, राइट। अब आपको पता है कि जिसकी मोलैरिटी वॉल्यूम दिया होगा उसके मिली इक्वेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी वॉल्यूम लिखते हैं, मगर जिसका मास दिया होगा उसके मिली इक्वेलेंट्स लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, राइट। सो मिली इक्वेलेंट्स ऑफ KMnO4 बनेगा उसका वैलेंस फैक्टर, एसिडिक मीडियम में उसका वैलेंस फैक्टर होता है 5 इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी जो है वो आपको निकालनी है तो वो बनेगा x इनटू उसका वॉल्यूम, वो यूज़ हुआ है 80 मिलीलीटर्स, राइट, इज इक्वल मिली इक्वेलेंट्स ऑफ सोडियम ऑक्सलेट, वो बनेगा बेटा उसका मास, मिली इक्वेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मास कैसे लिखते हैं, मास डिवाइड बाय इक्वेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय 1000, अगर मिली इक्वेलेंट्स की बात करेंगे तो मास उसका रिएक्ट करता है 3.4 डिवाइडेड बाय इसका इक्वेलेंट मास बनेगा इसका मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इसका वैलेंस फैक्टर, इसकी वैलेंसी बनती है 2 क्योंकि ऑक्सलेट जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो इसका मोलिकुलर मास जो भी निकला उसको 2 से डिवाइड करिए, वो उसका इक्वेलेंट मास बनेगा। सो मास डिवाइड बाय इक्वेलेंट मास आपको बताएगा बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स, लेकिन अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिली इक्वेलेंट्स बनेगा। तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल है, वो है x, इसको x के लिए सॉल्व करिए, आपको अपना क्वेश्चन जो है बेटा उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। होप दिस सोल्यूशन वाज हेल्पफुल, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। एक बार फिर से अगले पेपर में इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।